ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट। ओके, विल स्टार्ट दिस क्लास। सो आज हम लोग पहले बात करेंगे हम लोग ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे। सो शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे कौन बताएगा इस क्लास में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान एंड इजराइल, फटाफट एंड विद करेंसी विदाउट डूइंग गूगल, जल्दी। फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं इस क्लास को। आई नो इट इज वेरी बेसिक बट पता होना चाहिए। द करेंसी ऑफ ईरान एंड द करेंसी ऑफ इजराइल एंड द कैपिटल ऑफ बोथ द कंट्रीज। वेरी गुड। सो श्रवण, इट्स तेल अवीव, आर यू श्योर इट्स तेल अवीव? इजराइल की कैपिटल तेल अवीव है। ओके, तेहरान ईरान। ओके, अद्विक वेरी गुड। तेहरान, कीव, कीव बेटा, कीव। ओके, ईरानी रियाल। ओके, ईरान, तेहरान। ओके अद्विक, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बाय द वे, कीव इज द कैपिटल ऑफ, कहाँ की कैपिटल है कीव? ओके, ठीक है, वेरी गुड, यूक्रेन की कैपिटल है, वंडरफुल। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं इस क्लास को। सो बेसिकली आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। सो वंडरफुल बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो ईरान की कैपिटल इज तेहरान, ठीक है। एंड इजराइल की कैपिटल इज, दैट इज वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज तेल अवीव, बट ऑल्दो दे कंसिडर दैट एज देयर कैपिटल इज, दैट इज जेरूसलम। वंडरफुल जी, हम ठीक है। सो अभी हम लोग क्या लेके चलेंगे, अभी हम साथ साथ समझेंगे दोनों की चीजों को, ठीक है। सो ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे पहले बात कर लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या बैकग्राउंड था, थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि बेटा क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं ईरान की ना, तो ईरान ना सबसे पहली कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में से एक बना था जब हिस्टोरिकली जब इसराइल का फॉर्मेशन हुआ 1948 में। तो कुछ अरब कंट्रीज, तो ऑल्दो आपको पता ही है कि उन्होंने अपना पहले ही पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं भाई, हमें इसको कोई रिकग्निशन देना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच जितने भी अरब कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ बहुत ज्यादा था। हिस्टोरिकली आपको पता है ईरान ईरान जो है, दे आर मुस्लिम्स, बट दे आर विच मुस्लिम्स? शिया मुस्लिम्स, याद रखना, ठीक है। एंड जो अरब नेशंस हैं, दे आर मोस्टली द सुन्नी मुस्लिम्स, राइट। एंड वही जो आपकी अगर बात करूं इसराइल की, तो दे आर ज्यूज। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए बेटा, तो जो ज्यूज हैं ये परसिक्यूटेड हैं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी गए हैं, दे आर परसिक्यूटेड। एंड फाइनली इनको एक जगह मिली, कहाँ पे? ऑब्वियसली बेलफोर्ड, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा हम लोग समझेंगे कि क्या है बेलफोर्ड डिक्लेरेशन क्या था, वो सारी चीजें आगे बात करेंगे। बट एक जगह मिली इन्होंने, बेसिकली मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हिस्टोरिकली जेरूसलम जो है बेटा, आप देखा जाए ज्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाए, क्योंकि यहाँ पे इनका एक फायर टेम्पल है, आपको पता ही होगा। किसी को इसका आइडिया है? बट व्हाट इज द फायर टेम्पल? एनीवन इन द क्लास? और एक और चीज है बेटा, ये जो जेरूसलम की अगर बात करूं, तो यहाँ पे तीन मेजर, एक्सेप्ट मतलब आई मीन, अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम्स, दे हैव अलग सा मॉस्क। सेकंड, होलीस्ट प्लेस ऑफ इस्लाम मानी जाती है। उसके बाद आपको पता है क्रिश्चियनिटी, ठीक है। सो आपको इसका भी पता है कि इट इज वन ऑफ द ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। सो सॉरी, ओके, इंडिया हैज इट्स एम्बेसी इन टेल अवीव टू, यस आरवीर, वंडरफुल, ठीक है। सो बेटा यहाँ से शुरुआत हुई आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन ईरान जो है शुरुआत में सबसे पहले इसराइल को इसने रिकॉग्नाइज करा था, ठीक है, ये देखिए। सो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल इन 1948, सो प्लीज राइट इट डाउन, आप लोग लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। सो ईरान वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन इन द मिडिल ईस्ट टू रिकॉग्नाइज इसराइल, ठीक है। ये उन कुछ कंट्रियों में से एक था जिसने ईरान ईरान इसराइल को रिकॉग्नाइज करा। सो हाँ हाँ श्रवण, यस बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो बेटा, कि चर्च ऑफ होली स्पेकुलस जेरूसलम ऑफ क्रिश्चियंस एंड वेस्ट वॉल ऑफ ज्यूज, यस बिल्कुल सही श्रवण। सो देयर इज अ फायर टेंपल आल्सो, वो बोलते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक एक चीज थी ये पेरिफेरल डॉक्ट्रिन, इसको जरा समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लैट की पर्सपेक्टिव से, ये क्या था। सो ईरान ने ना शुरुआती दिनों में जब थोड़ा इन्फ्लुएंस था यूएस का, उसने कोशिश करी उन कंट्रियों के साथ पार्टनरशिप करने की जो बेसिकली थोड़े से नो एंटी अरब थे, ठीक है, और थोड़े से प्रो वेस्टर्न थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्होंने किससे पार्टनरशिप करी? इसराइल से, टर्की से, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्रो वेस्टर्न स्ट्रेटेजी एंड काउंटर अरब हॉस्टैलिटी, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत करी पेरीफेरी डॉक्ट्रिन के, प्लीज को लिख लो प्लीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा था, बट 1979 में क्या हुआ आपको पता है, बिल्कुल शिफ्ट आया। शिफ्ट कैसे आया बेटा? क्या हुआ वहां पे, ईरान के अंदर क्या हुआ, रिजीम चेंज हुई। जब ईरान के अंदर रिजीम चेंज हुई, बेसिकली पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी प्रो वेस्ट हुआ करती थी, एंड थोड़ा सा कह सकते हो आपकी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, इनके ख्याल मॉडर्न थे, रिलीजन की तरफ इतना ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थे। बट वहीं जब रिजीम चेंज हुई, जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी की जो रिजीम आई, तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने सीधा सीधा इसराइल को डिक्लेयर कर दिया लिटिल सतान, शैतान या शैतान या जो भी बोलो, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया। और इन्होंने कहा कि दे आर द ऑक्यूपायर ऑफ द पैलेस्टाइन लैंड, उन्होंने पूरा पैलेस्टाइन लैंड को ही ऑक्यूपाई कर लिया है।
वहीं देखो क्या हुआ, वहीं से शुरुआत हुई धीरे-धीरे। एक होता है ना कि बिल्डअप बनाना, तो जो बिल्डअप है कहीं न कहीं ईरान का और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बिल्डअप वहीं से होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे आप आपको एक चीज़ पता है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ यूएस खड़ा है। सभी को पता है ये बात? मेजरली जो दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इसमें एक यूएस ज़रूर आपको सबसे आगे मिलेगा, एक एक फ्रंट रनर मिलेगा। सभी को पता है ये बात? एनीवन? ठीक है। अच्छा कोई बताएगा इस क्लास में कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट और कहाँ-कहाँ है इस वक़्त? एनीवन इन द क्लास? यूएस और कहाँ-कहाँ इन्वॉल्व है इंटरनेशनली? ओके, भव्या एक्सपोर्ट्स ऑफ ओके, रशिया, बांग्लादेश, वेरी गुड। तिब्बत, यूक्रेन, ताइवान, खोमेनी कॉल्ड यूएसए ग्रेट शैतान। यस, ओके, गुड। China में involve Afghanistan until recently. Sir, US provide military to Japan, Russia and Ukraine. Wonderful. चलो, तो मेजरली आप लोगों को सभी को पता है कि ये ओके, बांग्लादेश का इशू अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में क्या हुआ, ठीक है? सो बांग्लादेश, रशिया एंड कोसोवो, वंडरफुल, ठीक है? अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सभी को, श्रवण, ठीक है? सो उसके बाद क्या हुआ बेटा? यूएस ऑब्वियसली ईरान एम टू चैलेंज द इजराइल एंड सऊदी अरेबिया बोथ अलाइंड विद द यूएस। उस वक़्त तो अलाइन थे ही, लेकिन क्या ईरान ने कहा अब बस बहुत हुआ, अब जो है हम चैलेंज करेंगे आपको और हुआ भी ऐसा। अब क्या हुआ धीरे-धीरे अब क्या होता है किसी भी कंट्री को आज के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो किसी भी कंट्री को सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री वो मानी जाती है, पावरफुल कंट्री वो मानी जाती है इसके पास आज की डेट में क्या है बेटा? क्या है? दैट इज़ न्यूक्लियर पावर, राइट? सो अगर देखा जाए तो अच्छा कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं इस वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर पावर है? आई मीन न्यूक्लियर पावर व्हेन आई से न्यूक्लियर पावर इट मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लीज़ नेम देम, प्लीज़ नेम देम। ओके रुद्र, वेरी गुड। पाकिस्तान में DTs exist from yes आर्यवीर, ओके वंडरफुल। इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास ऑफिशियली जिनके पास है मैं बता देता हूँ, ठीक है? ओके, इंडिया, ओके, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, वंडरफुल, ओके। हाँ, बिल्कुल सही। वैसे नॉर्थ कोरिया के पास भी है, बिल्कुल सही। नॉर्थ कोरिया के पास भी है, इज़राइल के पास भी है, बट इज़राइल ने अभी तक आज तक कभी ओपनली नहीं एक्सेप्ट करा कि नहीं हमारे पास है, ठीक है? वैसे है उनके पास भी। सो दीज़ आर द कंट्रीज़, बिल्कुल सही। रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है? बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, वेरी गुड, यूएस, वंडरफुल। सो आप लोग सभी को पता है बेटा ये जितनी कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, राइट? सो अब क्या हुआ कि इन्होंने भी सोचा यार हम भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाएँगे, ठीक है? और इन्होंने ट्राई करना शुरू करा। किसने ट्राई करना शुरू करा बेटा? ईरान ने। अब क्या हुआ कि ईरान ने जब ट्राई करना शुरू करा तो ये बात जो है खबर जो है फैल गई बेसिकली और खबर जो है पता चल गई इंटरनेशनली कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल का एक बहुत जैसे हमारे यहाँ पे RANW है यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, ये हमारी एक स्पाई एजेंसी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पाई एजेंसी ऑफ इज़राइल? एनीवन इन द क्लास? बहुत फेमस है बाय द वे, बहुत मूवीज़ बनी है। वेरी गुड, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। मोसाद, वेरी गुड। अभी आप सभी को पता होगा ये पेजर अटैक के बारे में। रिसेंटली अभी पेजर अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर, अगर आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मैंने डिस्कस करा था क्लास के अंदर। यस, बिल्कुल सही। तो अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ बेटा, इन्होंने बेसिकली शैडो वॉर शुरू कर दी। शैडो वॉर शुरू करी क्या? इज़राइल जो है आप आज की डेट में अगर आपको पता होगा इज़राइल की टेक्नोलॉजी एक कहते हैं ना कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो है इज़राइल। अगर आपको कुछ समय पहले अगर याद होगा एक वायरस था और इज़राइल ने बाय द वे एक्सपोर्ट करा था कई सारी कंट्रीज़ को ये वायरस जो कि एक स्पाईवेयर था, जो कि किसी भी फ़ोन में जाके आपकी कोई भी हर एक चीज़ की डिटेल दे सकता था। वेरी गुड आर्यवीर, पेगासस नाम था उस वायरस का बाय द वे। अगर किसी को नहीं पता हो प्लीज लिख लो उसको। पेगासस वाज द वायरस व्हिच वाज यूज्ड बाय द इज़राइल टू स्पाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, पी लिख देता हूँ मैं। दिस वाज द वायरस, बाय द वे इंडिया ने भी यूज करा है। और मैं आपको एक अंदर ही खबर बताऊं, इंडिया ने बेसिकली जब आपको कुछ समय पहले अगर याद होगा 5th ऑफ अगस्त 2019 को जब इंडिया ने 370 प्रोक्लेम करा था, तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ईरान इमरान खान का फोन भी हमने पेगासस के थ्रू ही कहीं ना कहीं हमने कब्जा कर रखा था, तो हमें हर एक चीज की अपडेट हुआ करती थी इमरान खान के फोन की कि वो अगला स्टेप क्या करने वाले हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो यस, और आजकल कई सारे और मुद्दों में खैर यूज हो जाता है, उसको खैर और डिस्कस करेंगे। यस, सो क्या हुआ बेटा, इन्होंने दे स्टार्टेड दिस साइबर अटैक एंड साइबर अटैक जब इन्होंने शुरुआत करी तो क्या हुआ, सीधा न्यूक्लियर उस पे ही अटैक शुरुआत करा। बाय द वे एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, किसी को पता है इसके बारे में? JCPOA के बारे में, जो कि ईरान ने साइन करा था विद यूएसए। वेरी गुड, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम इसको भी, ठीक है? सो क्या हुआ, इन्होंने साइबर अटैक करा और उसमें क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, इजराइल टारगेटेड ईरानियंस न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फैसिलिटीज। उसके बाद इस वायरस का नाम था स्टक्सनेट, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये वायरस, प्लीज को लिख लो कहीं पे, स्टक्सनेट, स्टक्सनेट।
इट वॉज द वायरस जो कि 2010 में डिसरप्ट करा था बेसिकली ईरान की जो नटान्स न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया था। ठीक है। सो सपोर्ट फॉर प्रॉक्सीज बेसिकली क्या हुआ, ईरान ने फंड करना शुरू कर, जितने भी एंटी इसराइल ग्रुप्स थे लाइक हिजबुल्लाह, हमास, इनको फंड करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें हुई तो ईरान ने ये करना शुरू करा। और आपको पता है उसका जो खामियाजा है वो आज कहीं ना कहीं इसराइल भी भुगत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दो, उसके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो तीनों तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पानी है बेटा, तो तीनों तरफ मान सकते हैं ना, तीनों तरफ से। अच्छा कोई बताएगा इसराइल के इसराइल के थोड़ी ज्योग्राफी कोई मुझे बताएगा? एनीवन इन द क्लास? एनीवन? बगल में कौन सी सी आती है इसराइल के? रेड सी और मेडिटेरियन सी, या कौन सी सी? एनीवन? वेरी गुड। बाय द वे एक बड़ा फेमस एक स्ट्रेट निकलता है वहां से, एक बहुत बड़ा फेमस पास निकलता है, एक कैनाल निकलती है, उस कैनाल का नाम कोई बताएगा मुझे इन क्लास? वंडरफुल। वेरी गुड बेटा। सो राइट आंसर इज वेरी गुड। ओके ओके ओके, सबने ही आंसर दिया, वेरी गुड, दैट इज स्वेज कनाल। ठीक है, वंडरफुल बेटा, इट इज स्वेज कनाल। ठीक है, और स्वेज कनाल जो है बेटा दो सीज को कनेक्ट करता है, दैट इज रेड सी और मेडिटेरियन सी। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये आ भी सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वंडरफुल। ठीक है, और एक चीज और याद रखना बेटा, दैट इज सिन्हाई पेनिनसुला। सिन्हाई पेनिनसुला जो कि जस्ट बगल में ही है। ठीक है, और पेनिनसुला पता है क्या होता है? एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज पेनिनसुला बेटा? व्हाट इज पेनिनसुला? वेरी गुड श्रवण। इजिप्ट, सिन्हाई, सीरिया, गोलन हाइट्स। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड रुद्र। लैंड सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑफ सी, सिन्हाई पेनिनसुला जो है बिल्कुल जस्ट बगल में, वहीं से वो कैनाल निकलती है। ठीक है, स्वेज कैनाल निकलती है। वंडरफुल। ये नाम याद रखना बेटा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इजिप्ट के एक साइड से वो और इजिप्ट का इस साइड, ठीक है, दोनों साइड से निकलती है। वंडरफुल। ठीक है, ये नाम याद रखना। ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जस्ट अ अभी क्या हुआ पहले वो देखते हैं कि आजकल अभी क्या हुआ जिसकी वजह से इतना सारा अटैक्स होने शुरू हो गया अचानक से। इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा हुआ क्या, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं पहले रिसेंट जो भी डेवलपमेंट्स हुई। सो 2018 में क्या हुआ, यूएस ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम इसराइल, ईरान और इसराइल डील से, आपको पता होगा। अच्छा, हु एट दैट टाइम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? एनीवन इन द क्लास? ये क्वेश्चन आ सकता है। एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिसने बेसिकली जेसीपीयूए से अपने आप को। ओके रुद्र, ओके भव्य, एनीवन और कोई ट्राई करेगा? ओके ओके श्रवण बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एनीवन और कोई? वंडरफुल। सिर्फ चार आंसर आए मुझे बस पूरी क्लास में, इतने बच्चों में सिर्फ चार आंसर। ट्राई करो यार, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे मैं ठीक करूंगा, चलो ट्राई करो। ओके जो बाइडेन, ओके ठीक है, और कोई? ट्रम्प, जो बाइडेन, एक ने तो ओबामा लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ट्राई किया, वेरी गुड। ठीक है सर, ओके अद्विक, कोई बात नहीं बेटा। हैरिस, कमला हैरिस। हर्षित वेरी गुड, क्या आंसर दिया है? हर्षित के लिए एक बार प्लीज क्लैपिंग कर देना सभी। कमला हैरिस, ठीक है, राइट आंसर इज दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं। 2018 में उन्होंने जेसीपीओए से, ठीक है, उन्होंने अपने आप को एग्जिट कर लिया। ठीक है, यूएस ने कहा ठीक है हमें कोई डील माननी नहीं है आपकी। उसके बाद जो और जो मतलब ये कहते हैं ना कि कुछ ब्रेकिंग पॉइंट्स आए वो डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईरानियन के जनरल थे कासिम सुलेमानी, जो कि वहां पे ना एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड करके उनका एक ग्रुप है। ठीक है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, ठीक है, जो कि इनका एक एलीट ग्रुप है। ठीक है, जो एलीट ग्रुप है बेटा, तो वो इसमें के जो हेड थे बेसिकली वो थे जनरल कासिम सुलेमानी। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें ना इनको बेसिकली एक एक मिसाइल अटैक में बेसिकली इनको मार दिया था। किसने मारा था? क्लियरली इसराइल ने मारा था। उसके बाद जो ईरान है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भड़क गया, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द कहते हैं बैकबोन ऑफ द ईरान। क्योंकि आईआरजी जो है बेटा बहुत ज्यादा कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पैरा एसएफ है ना, वैसे ही उनके यहाँ आईआरजी मान के चलो। ठीक है, देर एलीट ऑफ द एलिटिस्ट मानते हैं अपने आप को। ठीक है, क्लियर। सो उसके बाद क्या हुआ 2023 में, एक बार डिस्कस क्या क्या हुआ। सो हमास ने लॉन्च करा बेसिकली मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने बेसिकली फिर इंटेंसिफाई कर दिया गाजा के ऊपर जो अटैक था। तो ये ना बेटा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा भी धीरे धीरे। आपको शुरू में पता होगा कि 17 ऑफ अक्टूबर को क्या हुआ था, अगर किसी को पता है क्या हुआ था पिछले साल? एनीवन? वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड, वेरी गुड भव्य, वंडरफुल।
बाय द वे हमास ने अटैक कर दिया था बेसिकली एक 7 अक्टूबर, सॉरी 7 अक्टूबर को बेसिकली हमास ने अटैक कर दिया था। और आपको वहां पे एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था इसराइल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद इंटेंसिफाई कर दिया, फिर इसराइल ने कहा ठीक है भाई, जब आपने अटैक करा तो हमारी बारी है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा लॉ में, दैट इज क्विड प्रो को। ठीक है, तो बस वही हुआ, क्विड प्रो को हुआ। खैर, सो क्या हुआ बेटा कि हमास ने लॉन्च करा मिसाइल अटैक, ठीक है, ऑन इसराइल। तो इसराइल ने कहा ठीक है भाई, हम भी लॉन्च करेंगे। उसके बाद अच्छा एक और चीज ये है, भव्य सर अटैक स्टार्ट क्यों हुआ था? अल अक्सा मॉस्क बेसिकली क्या हुआ था कुछ समय पहले, एक होता है ना कि छोटे छोटे बिल्डअप्स होने शुरू हुए। ऐसा कहते हैं कि भाई अल अक्सा मॉस्क जो है वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस मानते हैं लोग, तो सेकंड होलीस्ट प्लेस मानते हैं। तो क्या हुआ कि वहां ना कुछ इवेंट्स हो ही रहे थे। कभी थोड़ा सा इधर से उकसाना होता है, कभी थोड़ा उधर से उकसाना होता है, तो कुछ ना कुछ इवेंट होते गए। और फिर एक दिन क्या हुआ कि इसराइल ने भी अटैक कर दिया। अल अक्सा मॉस्क के आसपास जो लोग थे वो कुछ वो लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं उसी चीज का बदला लेने के लिए फिर उन्होंने भी अटैक कर दिया। और उससे पहले भी चीज ना, एक होता है ना चेन रिएक्शन, ये चलती ही गई चलती गई। गाजा का जो पूरा एक एक ये ना एक बेटा, ये कहीं ना कहीं एक चेन रिएक्शन है। चीजें पहले से होती हुई आ रही हैं, आ रही हैं, और वो होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं उसका कोई एंड अभी भी आगे नजर नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या, अंटिल यू नो बैड क्रिकेट जब तक कोई सोल्यूशन ना निकले। खैर, चांसेस के बहुत कम नजर आ रहे हैं। ट्रम्प के आने के बाद तो खैर आपको पता ही है कि नेतन्याहू को फ्री हैंड मिल जाएगा। अच्छा, नेतन्याहू से मुझे याद आया, आज ही नेतन्याहू के अगेंस्ट बेसिकली आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट फिर इशू करा है, फ्रेश। एनीवन इन द क्लास व्हाट इज आईसीसी बाय द वे? आईसीसी क्या है बेटा? बहुत न्यूज में है आजकल, तो क्लैट में आने के चांसेस भी हैं इसके। व्हाट इज आईसीसी? वंडरफुल श्रवण, वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड सौम्य, अलीशा, वेरी गुड तन्मय। सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। विहान, वेरी गुड आदित्य। अच्छा ये बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बना था? और एक क्वेश्चन का और आंसर करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज रोम स्टैट्यूट, ये कब साइन हुआ था? एनीवन? ये कब साइन हुआ था रोम स्टैट्यूट? वेरी गुड, वंडरफुल। जिन्होंने आंसर दिया है 1998, वेरी गुड। एंड बाय द वे आईसीसी जो है फॉर्मली अगर कहूं इंस्टीट्यूशन जो रोल प्ले में है वो है 2002 में। ठीक है, इसको कहीं पे प्लीज लिख लेना। वेरी गुड, 1 जुलाई 2002, वेरी गुड बेटा। एंड द हेडक्वार्टर इज अगेन द हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स। बाय द वे वहां पे एक और हेडक्वार्टर है किसका? दैट इज आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। वंडरफुल। ठीक है, प्लीज जिनको नहीं पता प्लीज लिख लेना बेटा, ये रोम स्टैट्यूट ही था जिसके अंदर आपका आईसीसी बनाया गया था। ठीक है, चलो। और अगर मैं आईसीसी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं जो बॉडी है ना आईसीसी, ये दोनों के अंडर आती है। आई मीन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और कहीं ना कहीं यूएनजीए के अंदर भी इसको काउंट कर लेते हैं। मतलब ये सेपरेटली ही काउंट करा जाता है, नॉट इन आईसीजे के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आपके काफी काम आ जाएगी। खैर, कंटिन्यू करते हैं आगे। क्या हुआ बेटा कि हमास ने लॉन्च करा मिसाइल अटैक, फिर उसके बाद हूथीज ग्रुप ने, आपको पता है, रेड सी क्राइसिस शुरू हो गई। अब क्या हुआ बेटा, अगर थोड़ा सा मैं आपको मैप पे दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड में आपके साथ ना मैप शेयर करता हूं, आपको बेटर समझ आएगा। जस्ट अ सेकंड बेटा, बस एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन? इज इट विजिबल? ओके, सो आप सभी को दिख रहा होगा बेटा, ये है रेड सी, दिख रहा है आप सभी को? ये रेड सी है, ठीक है, एंड दिस इज इसराइल, दिस इज जॉर्डन, दिख रहा है सभी को? और ये रहा यमन। बेटा यहाँ पे बेसिकली ये जो रेड सी है ना, ये जो पूरा इलाका है ना, ये गल्फ ऑफ एडन इंक्लूड करके, ठीक है, आपको पता है ये अरेबियन सी में खुलता है। ये बेटा इलाका दुनिया का, ऐसा कहते हैं 70-75% जो ट्रेड है इसी रूट से होता है। ठीक है, और यमन क्या कर रहा था बेटा, यमन कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक कर रहा था और अपनी छोटी मिसाइल से उनको अटैक कर रहा था। ठीक है, जो भी आती जाती जो शिप्स है उनको अटैक कर रहा था। ऑल दो थैंक्स टू इंडियन नेवी, यहाँ पे इंडियन नेवी डिप्लॉय थी, उन्होंने काफी अटैक्स ऐसे रोके। ठीक है, लेकिन फिर भी कई सारे सक्सेसफुल भी हुए उनके अटैक। सो इसका मेन पर्पस ये था कि भाई अगर आप यहाँ करोगे तो हम यहाँ करेंगे, एक डिसरप्शन पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इसमें वो कामयाब रहे। क्लियर है बेटा? सभी को रेड सी दिख रहा है सभी को? एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है,
ये है रेड सी और ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये स्विस कनाल, ठीक है। कहाँ गई ये रही, ठीक है, यहां से निकलती है स्विस कनाल। चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। सो अब क्या हुआ बेटा कि गाजा में बेसिकली जो कैजुअलिटीज ऑब्वियसली हाई करने तो कोई ना कोई तो साथ आएगा ही भाई कि ये क्या हो रहा है, तो बेसिकली हुआ क्या कि ऑब्वियसली ईरान ने सपोर्ट करना शुरू करा दोनों ग्रुप्स को। खैर, अब 2024 में क्या हुआ, ईरान ने डायरेक्टली अटैक कर दिया था। अप्रैल 2024 में ईरान ने डायरेक्टली अटैक कर दिया था किसके ऊपर, सीधा सीधा इसराइल के ऊपर। लेकिन आपको पता है इसराइल का एक बड़ा फेमस डिफेंस सिस्टम, कोई नाम बताएगा इस क्लास में, व्हाट इज द फेमस डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल? बहुत फेमस है, जो कि इंडिया के पास भी कुछ कुछ ऐसा मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड एज S-400। वेरी गुड, द आयरन डोम। वेरी गुड, ये नाम याद रखना बेटा, द आयरन डोम। बाय द वे कुछ समय पहले अभी यूएसए ने भी एक अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, दैट इज थर्ड, ठीक है, मैं लिख दूंगा मैं भी, द हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ओके सर, ध्रुव किट वीडियो में था। ओके हरवीर, ठीक है। ओके हरवीर, ठीक है। सो एक सेकंड, ठीक है बेटा, ये नाम याद रखना, थर्ड, ठीक है। ओके, अब क्या होते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सो की हाइलाइट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो ईरान मिसाइल अटैक, यानी ओवर 300 से ज्यादा उन्होंने मिसाइल अटैक करे थे, 170 ड्रोन, 200 बैलिस्टिक, 120 बैलिस्टिक मिसाइल। खैर ये इंफॉर्मेशन इतनी काम की नहीं, बट अटैक काम का था, ठीक है। इसराइल ने जितने भी डिफेंस, जितने भी जो अटैक हुए थे वो 99% उन्होंने उसको ना मतलब ये कह सकते हो कि उनको टैकल करा। उसके बाद इंटरनेशनली ऑब्वियस सी बात है, जब एक सिचुएशन खड़ी होगी तो दूसरी दूसरी कंट्री भी खड़ी होगी, दैट इज यूएस, यूके और फ्रांस जो है सपोर्ट में आ गए इसराइल के, कि आपने भाई ऐसा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको पता है, आप सभी को पता है एक ग्रुप बना हुआ है दुनिया में ना, दो बड़े फेमस ग्रुप बने हैं, तो कोई बता सकता है दो फेमस ग्रुप से जो कि कहीं ना कहीं हाईली कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड को? नेटो का नाम सुना है? वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, और यूरोपियन यूनियन, वंडरफुल। ये बेसिकली कहीं ना बेटा, दीक्षा, वार्सो पैक्ट तो अब रोल प्ले में नहीं है, मैं सिर्फ यूरोपियन यूनियन और नेटो की बात कर रहा था, ठीक है। ये दोनों बेसिकली रोल प्ले में है, और ये दोनों सोचते हैं कि दुनिया जो है ना हमारे हिसाब से चले। इनके साथ एक इनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है, इनको लगता है दुनिया जो है हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। खैर, चलो, ये रहा पूरा कॉन्फ्लिक्ट, और आई होप आपको समझ आया होगा। अभी टेंशन जो है बढ़ने वाली है, घटी नहीं टेंशन, क्योंकि अभी रिसेंटली फिर अटैक्स होने शुरू हुए हैं, और सिचुएशन बहुत वर्स्ट होने वाली है आने वाले टाइम में। अच्छा, अब क्या कोई बता सकता है इसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, फ्रांस द ओनली मुस्लिम। हाँ श्रवण, ठीक है, प्रशांत मैं भेज दूंगा प्रिंट PDF। एनीवन इन द क्लास की इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इस अटैक का? वेरी गुड, जरा एक बार मैं ना तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूं मैं, ये देखो जरा, यहाँ देखो बेटा, एक मिनट, ये जो आपका डायग्राम सामने दिख रहा है, यहाँ देखो, यूएस ने कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं अपने सोल्जर्स, वो है पूरी पूरा मैप है। अब आप चीज नोटिस करोगे, यूएस जहां जहां यूएस है वहां वहां कॉन्फ्लिक्ट है। वेरी गुड श्रवण, वेरी गुड रुद्र, अभी जिन्होंने आंसर करा, वेरी गुड। इन्फ्लेशन, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट आएगा कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी। आप ये चीज देखो बेटा, वेरी गुड दीक्षा, ऑयल ट्रेडिंग में भी इंपैक्ट आएगा। आप इधर देखो बेटा, कहीं ना ये एक ऐसे जितने आपको नीचे पर्सनल दिख रहे हैं ना, ये जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये कहीं ना यहाँ पे ना बेटा यूएस है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ यूएस ने अपने आप को डिप्लॉय करा हुआ है। अब सोचो, अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, यूएस कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है, जहां पे कहते हैं नहीं, जहां पे पहले ये कहावत कहते थे इनके बारे में, आई मीन इंग्लिश मैन के बारे में, कि जहां इफ टू फिशेस आर फाइटिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वहां से एक इंग्लिश मैन निकला है। तो वही अब यूएस के बारे में कहते हैं। यूएस देखो बेटा, जहां ऑयल है वहां यूएस है, जहां उसके पर्सनल खुद के कह सकते हो कि उसके जब तक खुद के अपनी सारी चीजें बन रही हैं तब तक दैट इज फाइन। जहां उसकी चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं वहां वो फिर एक कार्ड लेता है, विच इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी कार्ड, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। एक बार प्लीज इस पे नजर मार लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट, ठीक है, और बाकी मैं PDF आपके शेयर कर दूंगा मैं। ये रहा आयरन डोम्स की मैं बात कर रहा था, आयरन डोम देखो बेटा,
मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। अब एक बार थोड़ा जेसीपीए के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। जेसीपीए बेटा 2015 में साइन हुआ था, इसको प्लीज लिख लो कहीं पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत है। साइन इन 2015, ठीक है। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पुल आउट करने के बाद ही सारी चीजें और बिगड़ गई, ठीक है। यस। सो और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जी का था, उन्होंने विड्रॉ करा था बेसिकली 2018 में, कि उन्होंने कहा भाई ठीक है फेल है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे रोकने के बावजूद भी ईरान जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट करे जा रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। सो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बेटा तन में। सर लेजर बेस्ड सिस्टम क्या है? जी हाँ, लेजर बेस्ड सिस्टम मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा कि जो मिसाइल्स होती है ना लेजर बेस्ड यानी लेजर गाइडेड होती है, यानी ये आपको पता है लेजर, आपने बचपन में लेजर खेला होगा, लेजर से खेला होगा, लेजर लाइट से खेला होगा, लेकिन ये बेटा एडवांस लेजर्स होती हैं, ये ऐसी बचपन वाली लेजर नहीं होती है, एडवांस लेजर्स होती हैं जो कि गाइड करती है उस मिसाइल को जहां तक वो लेजर जाती है, विच इज कॉल्ड एज लेजर गाइडेड मिसाइल, ठीक है। चलो, सो उसके बाद क्या हुआ बेटा कि कहीं ना कहीं मिसाइल आई मीन सॉरी ये जो प्रोग्राम है ये तो खैर चलता रहा, लेकिन जेसीपीओ हॉल्ट पे आ गया, और ये कहीं ना कहीं दोनों को रास्ता मिल गया अपनी अपनी कि ठीक है तुमने भी बैकआउट कर दिया, हमने भी बैकआउट कर दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, अब तुम अपनी मनमानी करो, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। इन्होंने कहा था ठीक है भाई इन फ्यूचर जो है हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रीटी में वापस आ जाए, बट अब तब से लेके अब तक 2018 से ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। बाकी देखते हैं ट्रम्प के आने के बाद क्या होता है, बट अभी तो कोई ऐसी रास्ता कोई नजर आ नहीं रहा है। खैर, चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। सो शुरू करने से पहले द करेंसी एंड द कैपिटल ऑफ रशिया, currency and the capital of Russia. Same goes with Ukraine. Ukraine currency and capital of Ukraine. ओके विहान, वंडरफुल बेटा, मुझे करेंसी भी जाननी है। रूबल, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड विहान, वेरी गुड जिया, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड आरवीर। वो कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी इज वर्थलेस, यूजलेस, ओके ठीक है। रशियन टेरिटरी सून, ओके ठीक है। ओके रुद्र, कीव इज द कैपिटल। करेंसी क्या है मुझे करेंसी बताओ, व्हाट इज द करेंसी ऑफ? ओके तन्मय, एनीवन? रेवनिया, ठीक है, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, रेवनिया रेवनिया, जैसे प्रोनाउंस कर पाओ तुम लोग, ठीक है। चलो, वेरी गुड, कीव इज द, बिल्कुल सही। ओके, सो कीव कैपिटल है बेटा, एंड रेवनिया जो है इनकी करेंसी, ये नाम याद रखना बेटा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और रूबल जो है रशिया की है, जो कि करंटली ठीक है यूजलेस ही कह सकते हो, और उनके पास बाय द वे हमारा बहुत पैसा है अभी करंटली, क्योंकि आपको पता है हमारा ऑयल ट्रेड रशिया से चल रहा है, ठीक है। खैर, सो आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इशू क्या है। आप सभी को पता है सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, और उसी में भी आपका रशिया भी अलग हो गया था। इनिशियल डेज की अगर बात करूं तो यूक्रेन भले ही अलग हुआ, बट एक अलाई हुआ करता था, ठीक है। किसका अलाई हुआ करता था बेटा? रशिया का अलाई हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रशिया का इन्फ्लुएंस था यूक्रेन के ऊपर। बट ओवर द पीरियड टाइम क्या हुआ, एक एरिया है, मैं दिखाता हूं आप सभी को, क्रेमिया, वेट, ये आपको एक एरिया दिख रहा है बेटा, ये क्रेमिया पेनिनसुला यहाँ पे दिख रहा होगा, इस जगह पे क्रेमिया पेनिनसुला यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं, जस्ट अ सेक, आपको ये भी नजर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, इस तरफ दिख रहा है बेटा, ये जो एरिया है बेटा, कहीं ना कहीं रशिया ने कैप्चर कर लिया था 2014 में। और उसी के बाद से आपको पता है, अगर ध्यान होगा तो G8 का मेंबर हुआ करता था रशिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड आरवीर। और उसी के बाद से रशिया को किक आउट कर दिया था। रशिया ने क्या ही किक आउट कर दिया, रशिया ने खुद ही कहा भाई हम हट रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम क्या ही हटाओगे, हम खुद ही हट जाएंगे। देन दिस ग्रुप बिकेम G7, ठीक है, क्लियर। वैसे तो उन्होंने कहा था जी हम किक आउट कर रहे हैं, लेकिन रशिया ने कहा ना हम खुद ही हटेंगे। ठीक है, चलो। सो ये याद रखना बेटा, ये एरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। खैर आगे डिस्कस कर लेते हैं अपने पॉइंट पे दोबारा से। सो शुरुआत कहां से हुई बेटा? शुरुआत हुई एनेक्सेशन ऑफ द क्रेमिया से। सो रशिया ने बेसिकली एनेक्स कर लिया, ठीक है। और इसको बेसिकली ये जगह का नाम है दोमेस्तिक बेसिन, यहाँ पे था ये, और पूरी तरह से कैप्चर करके इसको अपना बता दिया रशिया ने। और इस इन्वेजन को बेसिकली कहीं ना कहीं एक बहुत काफी बड़ा इन्वेजन माना गया ब्लैक सी के अंदर, और इसको यूएस ने, ईयू ने, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इट इज अग्रेशन, ठीक है, अग्रेशन ऑफ रशिया टुवर्ड्स द यूक्रेन, ठीक है। और कहीं ना कहीं यूएस और ईयू ये सब साथ आ गए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये कहीं भी रशिया कुछ भी करे, यूएस और ईयू अगेंस्ट ही आ जाएंगे। खैर, सो आगे देखते हैं रीजंस फॉर रशियन अग्रेशन। पहला पहला समझते हैं बेटा इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। यूक्रेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यूक्रेन बेटा देखो कहां पे है, यूक्रेन का थोड़ा सा मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ इस तरह देखो, ये देखो दिख रहा है बेटा, यूक्रेन आपको दिख रहा है, यूक्रेन बिल्कुल पोलैंड के बगल है, ठीक है।
रोमानिया, पोलैंड, मोल्डोवा, बेलारूस तो खैर चलो रशिया का अपना खुद का कह सकते हो आप एक किस्म का एलाय है, बहुत तगड़ा एलाय है, ठीक है। लेकिन पोलैंड जो है बेटा जस्ट बगल में। अच्छा क्या बात कोई बता सकता है इस क्लास में कि पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ नेटो और नॉट? एनीवन इन द क्लास? क्या पोलैंड पार्ट है नेटो का, हाँ या ना? पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ नेटो? ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। एनीवन इन द क्लास? वंडरफुल, ठीक है। Poland is a part of Poland is a part of NATO. Are you sure, Vihan? Maybe, may not. With Sweden, पक्का? ओके। पोलैंड कब बना पार्ट भाई, कौन सी ईयर में? मुझे बताओ तो सही, कौन सी ईयर में पार्ट बना? श्योर? मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं श्योर है? चलो, वंडरफुल, ठीक है, बिल्कुल सही, 1999 में। अब देखो एक चीज देखो जरा, ये एरिया देखो जरा। पोलैंड जो है एक गेटवे की तरह काम करता है यूक्रेन में, ठीक है। और यूक्रेन का जो गेटवे बेटा वो कहीं ना कहीं यहां से देखो, इस तरफ रशिया के ऊपर अटैक करना आसान हो सकता है, क्योंकि बेलारूस तो ऑब्वियसली अलाय है रशिया का, ठीक है। और ये जो है ना, ये पोलैंड जो है एक बफर की स्टेट की तरह काम करता है कहीं ना कहीं, कि भाई कल को अगर हमें कोई अटैक करना होगा, क्योंकि यूएस चाहता है कहीं ना कहीं कि भाई ठीक है, हमें ना यूक्रेन एक एक ना यूक्रेन में घुसना है, सो दैट रशिया आगे ना बढ़ पाए। समझे बेटा? ये एक ना एक पॉलिटिकल लड़ाई है, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल लड़ाई है, ये एक कह सकते हैं इंटरनेशनल माइंडसेट वाली लड़ाई है, कि भाई ठीक है कौन किसको बड़ा बनना है, ठीक है बेटा, क्लियर सभी को? इज इट क्लियर? ये सुनो, तो यूक्रेन को ना बार बार वार्निंग दी, ठीक है, रशिया ने बार बार वार्निंग दी कि ऐसा है भाई, आप मत करो ये सब काम, ठीक है। लेकिन अगेन जेलेंस्की, ठीक है, मिस्टर जेलेंस्की जो बैठे हुए एज कि भैया नहीं, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। तो रशिया ने कहा ठीक है भाई, हम तंग आ गए हैं, तुम करो तो हम भी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, दे स्टार्ट, पहले उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआत बेसिकली रशिया ने करी, लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है, फिर जब रशिया, अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी है, ये यूएस डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्या आपने चीज नोटिस करी? इन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, हम एड्स देंगे, हम एड देंगे इनको, हम पैसा देंगे, हम हथियार देंगे, लेकिन डायरेक्टली यूएस वॉर में नहीं कूदा। आपने देखा ये चीज, नोटिस करी? कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एनीवन? वेरी गुड रुद्र, आरवीर, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन? वेरी गुड श्रवण। और कोई? कोल्ड वॉर सर्व डेट में है, न्यूक्लियर डेटरेंस, सर दे हैव टू सेल देयर वेपन्स, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड। और और कोई? बिल्कुल सही। बेसिकली मेन रीजन ये है कि यूएस जो है अपना हथियार बेचना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल सही जी हाँ। क्योंकि यूक्रेन जो है आने वाले टाइम में आपको पता है कि यूक्रेन तो खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और यूएस जो है एक वेपन बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि उनके पास इतना वेपन है ना कि वो बेच के ही आज यूएस यूज बना है, ठीक है। तो किसको बेचेंगे? और यूएस कहीं ना कहीं हर उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है जहां उसको पता है उसका हथियार बिकेगा। चाहे वो आपने नोटिस करा हो इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी नोटिस करा हो आपने, ठीक है, कि इंडिया को अब खूब सारे हथियार दे रहा है। पहले जब पाकिस्तान मजबूत हुआ करता था पाकिस्तान को हथियार बेचे, अब इंडिया को हथियार बेच रहा है। नोटिस करा आप लोगों ने? ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, शिनूक्स, आपने नोटिस करा होगा, शिनूक हो गए, ठीक है, ये सब इंडिया को बेसिकली बेचा इन्होंने। और भी सारे प्रेडेटर ड्रोन हो गए, कई सारी डील्स हुई हैं अभी कुछ रिसेंट डेज में, ठीक है। ये डील्स बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई है हमारी, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर, शिनूक हेलीकॉप्टर, ये सब फेमस डील्स हुई हैं जो, ठीक है बेटा, क्लियर। सो क्या हुआ बेटा, यूएन का सिंपल सा था भाई, यूएन क्या चाहता, सॉरी यूक्रेन क्या चाहता था कि भाई ठीक है, आप जो है हमारी, क्योंकि यूक्रेन जो है बेटा, यूक्रेन की जो एग्रीकल्चर है ना बहुत फेमस, आपको पता होगा अगर थोड़ा याद होगा, 2 साल आज से ठीक 2 ढाई साल पहले जब अटैक करा था रशिया ने, तो क्या हुआ था कि अचानक से व्हीट प्राइस सोर कर गए थे, याद है किसी को? बेटा याद है किसी को? याद है व्हीट प्राइस और फ्लावर की जो प्राइस है, यानी आटे के जो प्राइस है, अचानक से बहुत बढ़ गए थे। इंडिया तो खैर बच गया था उस चीजों की, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा भंडार था हमारे पास। बट जो मेजर कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं वो बेसिकली क्या हुआ, उनका उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, उनको मतलब उनको तो बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। बिल्कुल सही श्रवण, ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप कहते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। खैर, सो यूक्रेन वास्ट वास्ट मार्केट, एडवांस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट मेक इट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, बिल्कुल सेम। और रशियाज वांटेड यूक्रेन टू जॉइन यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अ फ्री ट्रेड ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड इन 2015, बट यूक्रेन रिफ्यूज। ये भी एक कारण था कहीं ना कहीं कि यूक्रेन ने जो रिफ्यूज करा, उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम करो रिफ्यूज, तुम्हें हम बनाएंगे आगे, ठीक है। चलो, सो जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर वो जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नेटो एक्सपेंशन, ठीक है, कि रशिया जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन को वार्न कर रहा था कि बार बार कि आप प्लीज मत करो, क्योंकि हमारे हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन रशिया
कि बार बार कहने के बावजूद भी यूक्रेन माना नहीं, ठीक है। NATO plan to deploy missile defense system in the countries like Poland and Czech Republic to counter Russian intercontinental missile। कि अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रशिया ऑब्वियस सी बात है डिप्लॉय करता है, उसके पास है, या कहीं भी उसको तुरंत के तुरंत अगर काउंटर कैसे करेंगे, तो इसका इनका नेटो का प्लान ये था कि हम पोलैंड को पकड़ेंगे और साथ के साथ चेक रिपब्लिक, हम वहां पे क्या करेंगे, उसके रास्ते के थ्रू हम लोग वहां पे डिप्लॉय करेंगे। ऑल दो कुछ मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं है। अच्छा, रशिया की डिमांड क्या है पहले वो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। रशिया की डिमांड पहला, बैन नेटो एक्सपेंशन। रशिया चाहता है नेटो एक्सपेंशन बैन। अच्छा, नेटो से याद आया मुझे, बताओ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो एंड नेटो बना कब? चलो बताओ, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो एंड नेटो बना कब? वेरी गुड बेटा हर्षित। एनीवन? हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, चलो मैं फेमस बता देता हूँ, वहां की चॉकलेट बहुत फेमस है। ओके, वेरी गुड। उसकी कैपिटल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलो बेल्जियम, ठीक है, बिल्कुल सही। ब्रुसेल्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है बेटा, ब्रुसेल्स याद रखना, बेल्जियम, ठीक है, बिल्कुल सही। वंडरफुल बेटा, 1949, वेरी गुड। सो कहीं लिख लो जिनको नहीं पता है बेटा, राइट इट डाउन समवेयर इन 1949, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। चलो 1949 में बना था। करंटली कितनी कंट्री है, करंटली कितनी कंट्री हो चुकी है टोटल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड कितनी कंट्री हो चुकी है, एंड रिसेंटली कौन सी कंट्री ऐड हुई है, ये क्वेश्चन आया। 30, 31, 32, कौन सी कंट्री है? वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस के आने के। नहीं भव्य नहीं बेटा, बेलारूस कहां से आ गया? बेलारूस तो अलाई है बेटा रशिया का। वेरी गुड, स्वीडन, वेरी गुड, स्वीडन, ठीक है, वंडरफुल। 32nd कंट्री जो ऐड हुई है वो है स्वीडन, ठीक है। चलो इसको लिख लो प्लीज, राइट इट डाउन समवेयर। उसका पुल बैक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, तो बेसिकली इन्होंने, रशिया ये कहता है कि भाई जो हमारा जो बेसिकली जो आपने जो अब तक जो आपने गड़बड़ करी है, यानी, ठीक है, जो आपने गड़बड़ करी है, यानी आपने नेटो की जो प्रेजेंस आपने बना रखी है 1919 लेवल के, उसके बाद से उसको प्लीज कम करो, ठीक है। 2014 के बाद तो बहुत ज्यादा हो गई थी। उसका प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मिसाइल डिप्लॉयमेंट, मिसाइल डिप्लॉयमेंट को प्रोहिबिट बेसिकली कराना, क्योंकि बेटा क्या हुआ कि अगर मिसाइल, जितनी ज्यादा मिसाइल डिप्लॉय होगी उतनी ज्यादा आपको पता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी। उसका एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन विद यूक्रेन, वो खैर यूएस करने वाला नहीं, आपको पता है अंदर की कहानी कि भाई वेपन बेचना, तो वो एंड कैसे करेगा, खैर। लेकिन यही बात बेसिकली रशिया बार बार कह रहा है, तो ये उसके कुछ डिमांड्स है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार डिमांड्स को, जो रशिया कहता है, ठीक है। उसका आगे देखते हैं वेस्टर्न रिस्पांस क्या था रशिया को लेके। सो नेटो, नेटो का जो स्टैंस था, यूएस ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, भाई रशिया की डिमांड की भी ठीक है, जो आपने ये ओपन डोर पॉलिसी, इसको बंद करेंगे अब हम, ठीक है, और हम सीधा कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर, क्लियर बेटा। उसके बाद मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया, सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। और आपको याद होगा कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, काटसा याद है किसी को? काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है, अगर याद होगा किसी को, मैं लिख देता हूं, काउंटरिंग, जस्ट से, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा, ठीक है, इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। मतलब आप समझो कि ये जो है ना, कंप्लीटली अगर बात करूं, काटसा का ना यूज इन्होंने कहां कहां करा है, मतलब आप सोचो, ईरान के ऊपर आज के डेट में इन्होंने कम से कम कुल मिला के 16,000 सैंक्शन लगा रखे हैं, और इतने ही हजार सैंक्शन लगा रखे हैं इन्होंने रशिया के ऊपर। आप सोचो कि अगर एक इंसान को आप इतना मजबूर कर दो कि वो क्या करे, कि वो कुछ करे ही ना, वो कहते सैंक्शन के बाद डर खत्म हो जाए, तो यूएस के साथ यही हो रहा है कंप्लीटली। यूएस का जो डर है ना कहीं वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अब खत्म कैसे हो रहा है? बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? अभी आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा, करंटली अभी आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? मुझे आई गेस मेरे को लगा शेयर में कुछ इशू है। अभी आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा, क्या विजिबल है अभी आपको? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, ओके, ठीक है। सो बेटा एक क्वेश्चन पूछा था आरवीर, बेटा आरवीर एक बार दोबारा अपना क्वेश्चन पूछना, क्या था वो क्वेश्चन? ओके, सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक अगर बात करूं, तो बेटा नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, अगर आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले इसको उड़ा दिया गया था, ठीक है। वो खैर उड़ाया क्या था, इसमें यूएस का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। और आपको पता है ये जो है ना लाइफलाइन मानी जाती है यूरोप की,
यूरोप की ना ये लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि यूरोप को जितनी भी गैस की सप्लाई होती है इसी से होती है। दुनिया में कुछ ऐसी कंट्री जिनके पास इतना सारा गैस है, उसमें से एक रशिया है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, दैट इज कौन कौन सी कंट्रीज है बेटा जिनके पास गैस है बहुत ज्यादा? एनीवन? उज्बेकिस्तान भी है, ठीक है बेटा। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, हाँ बेटा। 1234 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, वेरी गुड। ठीक है। सो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ना इसका मैप दिखा देता हूँ, एक सेकंड ध्यान से मुझे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? नॉर्थ स्ट्रीम टू मैप, ये रहा, हियर वी गो। आई होप ये आपको विजिबल हो, दिख रहा है बेटा? तुर्कमेनिस्तान तापी, अभी तापी बताता हूँ बेटा, तुर्कमेनिस्तान वाली भी। ठीक है, ये दिख रहा है बेटा आपको सभी को? ये देखो, रशिया के होते रास्ते नॉर्थ स्ट्रीम यहीं से निकलती है बेटा, स्वीडन के होते या पोलैंड के बगल से होते हुए, ठीक है, जर्मनी पहुंचती सीधा। ठीक है। एंड ये बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका, आई मीन गल्फ ऑफ फिनलैंड से होते हुए, ये पार करते हुए यहाँ से, ये याद रखना बेटा, कई बार अब चांसेस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आए बने। ठीक है, चलो। बाय द वे, सिर्फ तापी पाइपलाइन बोले, तापी मैं बता दूं बेटा, तापी इज फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन, जो कि अभी हॉल्ट में है। ठीक है। अफगानिस्तान ने तो देखो अपनी साइड से तो बना लिया है, पाकिस्तान वाली साइड से बहुत मुश्किल है बनना, और इंडिया वाली साइड से आपको पता है कि ये लोग थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान वाली साइड बनाई नहीं है तो इंडिया वाले क्या ही ज्वाइन करेंगे, राइट? तो ये नाम याद रखना बेटा, तापी का। ठीक है, तापी, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल तापी पाइपलाइन। ठीक है, इसको लिख लो प्लीज कहीं पे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा, नेक्स्ट। सो डिप्लोमेटिक कंसर्न्स वगैरह आपको पता है सबकी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, अच्छा रशिया ने ना अपनी जो कई कई जगह, कई कई जगह से जो रशिया ने बेसिकली क्या करा कि अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यूएस बार बार प्रेशर बनाता है हेवीली, और यूएस के जितने भी ब्रांड्स हैं वो रशिया छोड़ के चले गए। लेकिन क्या तुम्हें पता है रशिया के ऊपर इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं आया, पता है आपको सभी को? सो व्हाट इज द स्टैंस ऑफ यूएन इन रशिया यूक्रेन वॉर? यूएन का स्टैंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, दे जस्ट वांट पीस। They just want peace. And you know what is the spelling of peace? PIECE वाला peace. ठीक है, if you know you know. चलो, नॉट PEACE वाला, ये PIECE वाला पीस चाहिए उन्हें। ठीक है, सो बेसिकली यूएन इज लाइक अ टूथलेस टाइगर। मैं आपको पहले भी हर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं कि बेटा यूएन जो है इट्स लाइक अ टूथलेस टाइगर, इनके पास कोई खास एनर्जी तो नहीं है, मतलब सॉरी खास ना एनर्जी है और ना ही खास इनके पास कोई पावर्स हैं, ये बस कहेंगे। क्योंकि आपको पता है इसका मेजर यूएन के ऊपर किसका इंफ्लुएंस सबसे ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किसका है? दैट इज द यूएसए का। तो यूएस का जब इंफ्लुएंस, तो कोई कुछ यूएन करे क्या? यूएन तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और आपको पता है, अगर थोड़ा सा आपको पता होगा पब्लिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, कि यूएन कुछ भी कह दे, मानना या ना मानना उस कंट्री के ऊपर होता है, यानी उसकी सोवर्जिनिटी के ऊपर होता है कि हम माने या ना माने। तो हमारी इंडिया की भी ये कहते हैं ना कि इंडिया की, चलो वे तो मतलब हमारी अच्छाई है कि हम मानते हैं। ठीक है, क्लियर? सो आपके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो बताओ मुझे, हमें अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज इंडिया में लेकर आनी होगी तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना पड़ता है, राइट? तो मुझे बताएगा कौन से आर्टिकल मेंशन है इंटरनेशनल ट्रीटीज? बहुत सिंपल है इसका आंसर, एनीवन इन द क्लास? हिंट दे देता हूं मैं। नहीं, हिंट नहीं दूंगा, बता दोगे। चलो, एनीवन? अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंडिया में लाना है, बेसिकली एप्लीकेबल करवाना है, तो पार्लियामेंट के थ्रू पास कराएंगे, लेकिन कहां से? आर्टिकल? चलो कोई नहीं, ढूंढना फिर मुझे बताना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ढूंढो ढूंढो, कोई बात नहीं, ढूंढो। अब इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑन इंडिया। ठीक है, सो आगे देखते हैं एक बार। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिलेमा, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक डिलेमा, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो हैं दोनों के साथ हैं। ठीक है, हमारे जो इंटरेस्ट है वो दोनों के साथ है, राइट? तो जब हमारे इंटरेस्ट दोनों के साथ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दोनों के साथ एक होता है ना, खड़ा भी रहना है और अलग दिखना भी नहीं है, वही हम कर रहे हैं। वट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम खड़े भी हैं और अलग भी नहीं दिख रहे हैं, जो हमारा काम है दैट इज हम ये कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हमें अपना अपना अब देखना कि हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो हमारा फायदा कहाँ हो रहा है? हमारा फायदा बेसिकली कहाँ हो रहा है कि भैया हम दोनों के साथ खड़े रहें और दोनों के साथ हम अपनी बातचीत बना के रखें। ठीक है,
क्लियर। सो इम्पैक्ट ऑन इंडिया रशिया रिलेशनशिप में देख लेते हैं। सो मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक टाइज, ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि यूएस प्रेशर देता रहता है, लेकिन ये बात यूएस को भी पता है कि चाहे जितना प्रेशर देंगे इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब इंडिया जो है उनको पता है कि भाई हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है। अब इंडिया को ये बात यूएस को पता है कि अगर हम इंडिया को ज्यादा नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया को नाराज करोगे तो ऑब्वियसली बात हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंक्लाइंड और होते जाएंगे किस तरफ, चाइना की तरफ, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहूंगा हम पूरी तरह से, क्योंकि चाइना के रिलेशन हमारे आपको पता है थोड़े बिगड़े हुए हैं, सुर बिगड़े हुए हैं, अभी बीच में सुधरे भी हैं। अच्छा मुझे बताओ, अभी रिसेंटली दो जगह थी जहां से बेसिकली चाइना और इंडिया की फोर्सेस ने अपने आप को थोड़ा पुल आउट करा है, वो जगह का नाम क्या है एलएसी पे? एनीवन? लद्दाख? उस जगह का नाम क्या है? दो जगह है जहां से इंडियन और चाइना की फोर्सेस ने पुल आउट करा है अपने आप को। इंडिया सजेस्ट काउंटर टेंस। ओके ओके ओके। जगह वेरी गुड। कब है? वेरी गुड, वेरी गुड। देपसांग, और दूसरी जगह का नाम क्या है? वेरी गुड, डेमचौक, वेरी गुड। देपसांग एंड डेमचौक, ये नाम याद रखना बेटा, ठीक है। देपसांग एंड डेमचौक, द पार्ट ऑफ बेसिकली लद्दाख रीजन, ठीक है। एंड एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसको लिख लेना कहीं पे बेटा ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ये। ये नाम याद रखना, ठीक है, देपसांग एंड देमचौक, ठीक है। ओके। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, वही सेम बात करते हैं। काटसा, काटसा सैंक्शन लिस्ट, ऑब्वियसली हमने S-400 मिसाइल खरीदी थी, ठीक है। जो हमने S-400 मिसाइल खरीदी थी, कहां से खरीदी थी बेटा? हमने रशिया से खरीदी थी। सेम वैसे ही है कि एक जो S-400 मिसाइल है, क्या है बेटा? ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दिस मिसाइल इज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्लियर। नहीं हर्षित, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बेटा, बैलिस्टिक मिसाइल कुछ और हो गई। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब कोई मिसाइल सामने से आती है तो उसको ये बेसिकली जाके इसको हवा में ही उड़ा देती है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इट इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। वो कुछ और मतलब हो गया बैलिस्टिक का, ठीक है। खैर, सो हमने कहा ठीक है तुम करो जो करना है करो, हम नहीं मानने वाले और हम माने भी नहीं। ज्योग्राफिकल डायनामिक्स एक बार देख लेते हैं। रशिया और चाइना रिलेशनशिप, सो यूएस रशिया पैक्ट कुड वीकन रशिया's tie with चाइना, तो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन रिलेशन विद रशिया। ऑब्वियसली बात है भाई, हमें फायदा मिले भी और मिलेगा भी आगे भी, क्योंकि रशिया का थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेशन जो है चाइना से थोड़ा सा इम्पैक्ट में पड़ा है। सो अभी आपको पता है हमारे रिलेशन रशिया के साथ आज के नहीं है, हमारे रिलेशन बहुत पहले के हैं। यानी जब से सोवियत यूनियन है तब से हमारे रिलेशन है, ठीक है बेटा। और आपको पता होगा उस कहानी के बारे में, 1971 के बारे में। अगर आपको पता हो, थोड़ा सा पता हो, कि उसने यूएस ने अपनी 9th फ्लीट भेज दी थी। थोड़ा उसके बारे में कहानी, जब 1971 में हमारा बांग्लादेश लिबरेशन जो वॉर हम लड़ रहे थे, तो रशिया ने भी अपनी फ्लीट भेजी थी, ठीक है। खैर, सो हाँ, रशिया ने पहले भेजी थी। रशिया पहले ही आके खड़ा हो गया था बेटा बे ऑफ बंगाल में कि तुम आओ बेटा हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक है। तो चुपचाप वो वापस जो है ना, वापस चले गए थे यूएस, ठीक है। खैर, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब मेजरली आपको पता है इंडिया का फायदा है, बाय द वे इंडिया का फायदा हर तरफ से, मतलब हमारे जो है ना, कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि हमारा फायदा हर तरफ से हो रहा है। कैसे हो रहा है? रशिया से फिलहाल हम तेल ले रहे हैं, पता है आपको चीज? रशिया से तेल लेके जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की वहां पे रिफाइन कर रहे हैं, और रिफाइन करने के बाद उसको तेल को कहाँ बेच रहे हैं? यूरोप को बेच रहे हैं। पता है आपको चीज? हमारा हर तरफ से फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रशिया के साथ जो डील कर रहे हैं वो रुपीज और रूबल वाली डील है, रुपी रूबल। और रुपी इतना काम आने वाला है नहीं पूरी दुनिया में, देखो आप भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रुपये घूम के कहाँ आएगा वापस? इंडिया, समझे? आए ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारे जो कहते हैं 5 उंगली घी में होना, वही है हमारे साथ, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सो मैप आपको दिखा दिया मैंने, और एक बार फिर भी देख लो, अ मैसिव रशियन बिल्डअप, एक बार देख लो प्लीज, ठीक है। ये है पूरा मैप, एक बार थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज बेटा। इसके रशिया के आसपास की कंट्री देख लो, बेलारूस देख लो, लातविया, लुथेनिया, ठीक है, ये सारे देख लो, ठीक है। रोमानिया। अब जामनगर बेटा गुजरात में पड़ता है भव्य, जामनगर गुजरात में पड़ता है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, रिलायंस की रिफाइनरी है बाय द वे, ठीक है, जामनगर। अरे भूल गए क्या? अभी उसकी शादी जो पिछले साल शादी क्या हुआ था, कुछ हुआ था, रिसेप्शन हुआ था, क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था वहां पे, तो जामनगर में ही तो हुआ था, आनंद अंबानी का। हाँ वही। सो उनका गढ़ है बेसिकली वो। वही वेडिंग हुई थी। चल, हाँ वेरी गुड श्रवण, जामनगर में ही बेसिकली पॉलिश रिफ्यूजी भी आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बिल्कुल सही। हाँ श्रुतिका सीरीज बना दी उन्होंने तो, बिल्कुल। ओके। सो अब आगे देखते हैं, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो, अभी रिसेंटली क्या हुआ बेटा, सभी को पता है, हमास ने अटैक करा था, ठीक है, गाजा स्ट्रिप से सीधा अटैक करा, ठीक है, कहीं चाहे वो लैंड से, वाटर से, एयर से, हर तरफ से अटैक करा था। काफी कैजुअलिटीज हुई थी। और फिर उसके बाद जो उसका जो इम्प्लीकेशन था, आप सभी को पता है, फिर इन्होंने भी अटैक करना शुरू करा। देखो, पहले जो अटैक्स होते थे वो छोटे मोटे होते थे, एक इक्का दुक्का लोग उधर से मर गए, इक्का दुक्का लोग इधर से मर गए, बट ये जो अटैक हुआ, ये बहुत हाईली कह सकते हो, बहुत बड़ा अटैक हुआ था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ईरान का भी हाथ था, ठीक है, कहीं सपोर्ट था ईरान का पूरा पूरा। और इसमें क्या हुआ कि जब ईरान का जो सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं वो उसका उसी का कहीं ना कहीं हाथ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हो पाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं बेटा। बेल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है, आपको पता है आर्थर बेल्फोर्ड जो थे उस वक्त करंट सेक्रेटरी हुआ करते थे ब्रिटिश की, कहीं ना कहीं इन्होंने बेसिकली शुरुआत करी थी, या कह सकते हो कि अगेन कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए थे, ठीक है। खैर, सो इन्होंने बेसिकली क्या हुआ बेटा, ये जो है ना, ये एक ये वही जो मैंने कहा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, सोइंग द सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ठीक है। सो क्या हुआ कि बेटा, शुरुआत वहां से हुई बेल्फोर डिक्लेरेशन की, जहां से एग्री करा गया कि ठीक है भाई, यूएस के बीच और इनके बीच में, आई मीन इंग्लिशमैन के बीच, कि एक एग्रीमेंट हुआ कि हम ऐसे ऐसे एक जगह बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इसराइल और पैलेस्टाइन, इसराइल का बेसिकली प्लान आया 1948 में, फाइनली इसराइल रोल प्ले में आया। सो देखो जरा, ब्रिटेन विथड्रू फ्रॉम पैलेस्टाइन, लीविंग द यूएन टू लिविंग द यूएन leaving the UN to the proposed other partition plan, creating a independent Jewish and Arab state. यार देखो, पैलेस्टाइन तो पहले से था, लेकिन एज आई सेड कि ज्यूज भी अपना एक हिस्टोरिकल एक उस पे मानते थे कि हमारा जो हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं कनेक्शन है इस जगह से, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनके पास कोई जगह तो थी नहीं खास, ठीक है ना, कोई जगह नहीं बची हुई थी, तो हुआ ये कि ये जो जगह थी ना, इनको लगता है हिस्टोरिकली लगता था, कि इनको ये लगा हिस्टोरिकली ये जो जगह है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी है, क्योंकि इसके जो अगर आप बैक डेट पे जाओगे तो कई सारे रिलेशंस नजर आते हैं, 5000 सॉरी 2000 या 2005 के अराउंड, ईयर्स अराउंड, बैक अराउंड, इनका काफी कुछ कह सकते हो कि बेटा एक हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं। खैर, सो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो क्या वो फाइनली क्रिएट हुआ 1948 में, ठीक है। ओके, सो ओके श्रवण, बताता हूँ कहाँ दे रहे हैं बेटा। सो ओके, सो ब्रिटेन withdrew from Palestine, leaving the UN to propose partition plan, creating independent Jewish and Arab state. Israel declared independence, leading the Arab-Israeli war. वहीं से शुरुआत हुई अरब इसराइली वॉर की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और इम्पल्स इनका सिंपल सा था, देखो इसराइल का बड़ा सिंपल था, पहले वहां जाओ, कॉलोनी बसाओ, फिर और जगह पे जहां पे अरब्स अपने प्रॉपर्टी बेच रहे उसको खरीदो, फिर वहां कॉलोनी बसाओ। पता है आपको चीज, सिंपल से उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, कोई बहुत बड़े कुछ नहीं करा था। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये दो एरिया हैं, ठीक है, ये दो एरिया हैं, ये और ये, ठीक है। तो इनका क्या था कि यहाँ पे ये लोग जमीनें बेच रहे हैं, तो इसराइल ने कहा ठीक है, जब आप जमीनें बेच रहे हो तो हम खरीदेंगे, तो उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी, धीरे धीरे करते करते वहां पे जो जमीनें खरीदनी शुरू करी, वहां पे फिर जो लोग थे उनको निकालना भी शुरू कर दिया इन्होंने, और धीरे धीरे करते 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 ये जो पार्ट है अपने अंडर ले लिया, समझे बेटा। ये स्ट्रैटेजी सिंपली इसराइल ने फॉलो करी थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, और उनको काफी कामयाब भी हुई इस चीज में। खैर, उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट वॉर टेरिटोरियल कंट्रोल, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्डन मैनेज टू वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम होली सिटी, जॉर्डन ने कर लिया था, बेसिकली कैप्चर कर लिया था। इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप कंट्रोल कर लिया था। पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी जो है 1964 में रोल प्ले में आ गई थी। बात क्योंकि क्या हुआ था कि कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, रोल प्ले में आई। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली 1967 में होती है सिक्स डे वॉर, आपको पता वो फेमस वॉर, दैट इज 6 दिन के अंदर ये वॉर खत्म हुई थी। इसराइल ने गोलन हाइट जो है कैप्चर कर लिया था, ठीक है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन कैप्चर कर लिया, और सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लिया था अलॉन्ग विद गाजा स्ट्रिप, ठीक है। फिर क्या हुआ, फाइनली एक मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद फाइनली डिसाइड करते हैं ठीक है, कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं। फाइनली क्या हुआ, इन्होंने बेटा इसके बाद कुछ चीजें छोड़ दी और कुछ चीजें अपने पास रख ली, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मेजर एग्रीमेंट एंड मूवमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको लिखो। कैंप डेविड अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। यूएस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि मिडिल ईस्ट, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, आई मीन पैलेस्टाइन, मिडिल ईस्ट और इसराइल का जो एक एक कहते हैं ना कि थोड़ा चलो समझौता करवा देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ कैंप डेविड अकॉर्ड का था। उसका ऑस्लो अकॉर्ड 1993 जो पीएलओ और इसराइल के बीच साइन हुआ था, जिन्होंने डिस्कस करा था ठीक, चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको लिमिटेड ऑटोनॉमी होगी गाजा के अंदर, ठीक है, और कुछ पार्ट वेस्ट बैंक में भी उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी होगी। तो एग्री हो गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि यासिर अराफात, आपको याद होगा, यासिर अराफात वाज द लीडर ऑफ पीएलओ, किसी को याद है, एनीवन इन द क्लास, एनीवन, किसी को याद नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके श्रवण,
इजाक रेबिन, हाँ ठीक है। ओके ठीक है, सो बेटा यासिर अराफात वाज द लीडर ऑफ पीएलओ बाय द वे, ठीक है, याद रखना बेटा ये नाम, ठीक है। सो होते होते सब कुछ ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम्स आनी खड़ी हो गई शुरू। आपको पता है, एक बार ना एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि इशू क्या है करंटली, ठीक है। करंट इशू ये है, करंट इशू यही है बेटा कि एक तो ना गाजा स्ट्रिप बहुत कम बची, छोटी बची हुई है, और जो जितनी भी छोटी स्ट्रिप बची हुई है उसमें जो हमास के जो यहाँ पे आप जो कह लो उन्हें, ठीक है, एक के लिए टेररिस्ट है, एक के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, आप उसे जो कहना चाहो कहो, ठीक है। सो अभी क्या है बेटा कि इश्यू क्या है करंटली कि जो हमास की जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं वो शेकन अप है, मतलब उनका, दिखा रहा हूँ बेटा, पुष्कर मैप दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेक, ये रहा मैप, दिख रहा है आपको मैप? मैप दिखा सभी को? ओके, तो अब देखो जरा इस तरफ, गाजा स्ट्रिप दिख रही है सभी को? जेरूसलम, वेस्ट बैंक नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये देखो कहीं ना कहीं ना, ये इनका एक प्लान है सिंपल सा, रशिया इसराइल का, कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से काट के ना, इस तरफ के लोगों को अलग कर दिया जाए, इस तरफ के लोगों को अलग कर दिया, एक सिंपल सी काट के इसको अलग अलग करके, सो दैट यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, वो कोशिश करे, जो भी यू नो हमास के टेररिस्ट हो बाहर निकल के भागे, ठीक है। क्योंकि बेटा ये दोनों जगह से जब गैस और यू नो कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है, लोग तो परेशान होंगे ही होंगे ना। समझे बात को? ये सुनो, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है इस वक्त इसराइल की। क्लियर? खैर बेटा नाम याद रखना, ठीक है। अभी कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसराइल हिजबुल्लाह। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आई गेस समथिंग इज मिसिंग। इंडिया की पोजीशन हम लोग मिस कर गए, सॉरी। इंडिया का करंट पोजीशन क्या है? इंडिया क्या चाहता है? एनीवन? इंडिया ने बेटा इसराइल को 1950 में ही रिकॉग्नाइज कर दिया था, इसको लिख लो प्लीज कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज करा? राइट इट डाउन समवेयर, इसराइल को रिकॉग्नाइज करा 1950 के अंदर, ठीक है। एंड इंडिया ने अपोज करा था बेसिकली यूएन में, किस चीज को? क्योंकि अभी अब यार 1947 में तो इंडिया खुद ही हम लोग बेसिकली आजाद हो रहे थे, ठीक है। सो हम क्या ही करेंगे बेसिकली उस वक्त, लेकिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा 1950 में, लिख लो बेटा इसको कहीं पे। पैलेस्टाइन स्टेटहुड को 1988 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा, उसको राइट इट डाउन समवेयर। देखो करंट हमारी जो पोजीशन है, मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, मैं हम ना थोड़ा सा प्रो पैलेस्टाइन जो स्टांस, थोड़ा सा हम पीछे सटे हैं, हल्का सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, हम टू स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं, बस बात खत्म, ठीक है बेटा। क्लियर सभी को? एनीवन? डाउट है किसी को बेटा? कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग, ये सुनो तो बोलो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बेटा, दैट इज हिजबुल्लाह, इसराइल हिजबुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको पता है हिजबुल्लाह दे आर अगेन मिलिशिया ग्रुप फ्रॉम दी, कहां से में ये? लेबनान से। बाय द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान? एनीवन? कैपिटल ऑफ लेबनान एंड द करेंसी ऑफ लेबनान, करेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड, बेरूत, ठीक है। करेंसी? जी वेरी गुड, वेरी गुड पुष्कर, वेरी गुड, वेरी गुड पुष्कर, ट्राई करा, वेरी गुड, वेरी गुड ध्यान, ठीक है, तन्मय वेरी गुड, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर करा है बेटा लेबनीज पाउंड, आप लोग सही हैं, ठीक है। लेबनीज पाउंड इज द राइट आंसर, एंड आई मीन दिस कैपिटल इज बेरूत, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अभी आपको पता है कुछ समय पहले एक पेजर अटैक हुआ था, सबको पता है इसके बारे में? यस और नो, यस और नो बस बोलना, अगर यस तो मुझे आगे बढ़ जाऊंगा, नो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक के बारे में। सबको पता है? प्लीज एक बार सारे आंसर करेंगे इसका। भव्य को नहीं पता है, दीक्षा को नहीं पता है, सौम्या, ठीक है, मैं भी बताता हूँ बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, पेजर अटैक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पेजर होता क्या है, वेट। एक डिवाइस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेजर। अब कैसे हुआ वो दिखाता हूं मैं, ये देखो आपको दिख रहा है बेटा, ये पेजर है। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है बेटा? ये बहुत छोटी सी चीज है, इसमें बस ये समझ लो कि इसमें बस मैसेज आ सकते हैं आपके फोन के फीचर्स में, मतलब अगर समझ लो सिर्फ इसमें मैसेज आ सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, जा नहीं सकता मैसेज, बस आ सकता है मैसेज, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? तो हुआ क्या
कि इज़राइल ने ना एक अपनी एक कंसल्टिंग फर्म सेटअप करके, क्योंकि बेटा क्या हुआ था कि हिज़बुल्लाह को पता चल गया था कि कहीं न कहीं फ़ोन जो है हमारे लिए एक आतंक है, क्योंकि फ़ोन से इज़राइल कुछ भी कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, इज़राइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर मैं बात करूँ वायरलेसली चीज़ों के बारे में, वायरलेस बोलूँ या वायर बोलूँ, मोसाद बहुत आगे है, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, हम पेजर यूज़ करेंगे आज की बात। लेकिन इज़राइल को पता चल गई ये बात कि वो पेजर यूज़ करेंगे। देख लिया आप लोगों ने, पेजर कैसा होता है। इन्होंने बेसिकली एक कंसल्टिंग फर्म सेटअप करी, ताइवान की कंपनी से बातचीत करी, वहाँ से ऑर्डर लिए, कैसे न कैसे करके इनसे ऑर्डर लिए, उस कंसल्टिंग फर्म ने उनको डिलीवर करा एंड फाइनली एक ही बटन दबा के ये सारे जितने पेजर थे, सारे फट गए, जिन्होंने डिलीवर करा था। और क्योंकि किसके पास पेजर थे? ये हिज़बुल्लाह के जितने भी टॉप लीडरशिप थी या जो भी लीडर थे और जो भी इनके ऑन ग्राउंड वर्कर्स थे, उनके पास थे। जैसे ही एक बटन दबाया, जितने भी पेजर्स थे, सारे एक साथ फट गए। साथ में वॉकी-टॉकी के साथ भी यही चीज़ इन्होंने करी थी। क्लियर है बेटा? अब क्लियर है सबको? येस और नो? जिनको नहीं पता था? अभी क्लियर है? ठीक है। एक सेकंड बेटा। जस्ट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड। सो न्यूज़ में आपको पता है क्यों है? बता दिया मैंने, ठीक है? अब क्या हुआ कि भई इज़राइल के ऊपर बेसिकली हिज़बुल्लाह ने भी कहा कि हम भी अटैक करेंगे, ठीक है? तो आपको पता है, अभी रिसेंटली हिज़बुल्लाह का एक लीडर मारा गया है। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? एनीवन? एनीवन इन द क्लास? बताओ। ऑप्शन दूँ? नहीं। ऑप्शन दूँ बता दोगे? हाँ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी नसरुल्लाह बोला है, वेरी गुड बेटा। ओके, ओके श्रवण, ओके श्रवण। ओके, ओके मन्नत, ओके दीक्षा, नज़रुल्लाह जिन्होंने बोला राइट आंसर बोला है। कुछ चीज़ें जो बोली गई वो मैं रीड नहीं कर सकता अब यहाँ पे, लेकिन ठीक है, वेरी वेरी गुड बेटा, ठीक है? चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नाम याद रखना, हो सकता है पूछ ली क्वेश्चन, बट चांसेस आर लेस कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता क्लैट, ठीक है? ओके। सो ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं बेटा, 1948 से लेके 1982 तक। सो द क्रिएशन ऑफ इज़राइल 1948 डिस्प्लेस ओवर द 7,50,000 पैलेस्टीनियन अरब, सम ऑफ देम हू सॉट रिफ्यूज इन लेबनान। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो लोग यहाँ से भागे तो लेबनान में उन्होंने रिफ्यूज सॉट करा और रिफ्यूज वहां जाके लेबनान में जाके बस गए। तो उन्होंने मन में था कि हम बदला तो कभी लेंगे लेंगे, ठीक है? सो पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी की जो एक्टिविटी थी सदर्न लेबनान में, वो क्या हुई बेटा, उन्होंने वहां से बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ब्रांच अपनी खोल दी पीएलओ के अंदर, ठीक है? पीएलओ की ब्रांच जो है कहीं न कहीं वहाँ खोल दी कि भाई अब वहाँ से भी हम अटैक करेंगे, क्लियर? या अपना एक कहने के लिए सो कॉल्ड कह सकते हो आप कि इन्होंने कहा कि ठीक है भाई कि हम एक लोगों को हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। बट ठीक है, अब आगे इसमें क्या बोलूँ मैं? ओके, सो उसके बाद क्या हुआ बेटा, इज़राइल ने क्या करा, इज़राइल ने इन्वेड कर दिया 1978 एंड 1982 में टू काउंटर पीएलए लेड प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन। पीएलए के जो पीएलओ का जो ऑक्यूपेशन था उसको काउंटर करने के लिए 1978 और 1982 में अटैक कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह जो है 1982 में फॉर्म हुआ। इसको लिख लो प्लीज़ कहीं पे बेटा, 1982, ठीक है? किस लिए? सब ईरान को सपोर्ट करने के लिए एंड रेजिस्ट इज़राइली ऑक्यूपेशन एंड डिफेंड लेबनीज़ सोवेरेनिटी। इसको लिख लो बेटा कहीं पे, राइट इट डाउन समवेयर, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, प्लीज़ लिख लो इसको। लिख लिया? ओके। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हिजबुल्लाह ना एक गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज करता है बेटा। ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला नहीं, दोनों फर्क होता है। एनीवन कोई बताएगा व्हाट इज गोरिल्ला टैक्टिक्स? एनीवन? ओके आरवीर, वेरी गुड। बेसिकली गोरिल्ला टैक्टिक्स होता है छुप के या एम्बुश करके मारना, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल टेरेन एडवांटेज, वेरी गुड बेटा, ठीक है? सो ये गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे, तो इन्होंने कई सारे बॉम्बिंग करी, 1983 में बॉम्बिंग करी, कहाँ पे अटैक लाइक 1983 बॉम्बिंग ऑफ यूएसए एंड फ्रेंच बैरक्स, ठीक है? जो बैरक हुआ करते थे, फ्रेंच बैरक हुआ करते थे, जो डिप्लॉयड थे, सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, उनके उनके ऊपर बेसिकली अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि बेटा क्या हुआ कि उस वक्त वहां पे डिप्लॉय करा हुआ था लेबनान और इसके आसपास इलाकों में। अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने अटैक करना शुरू करा तो उनको समझ आ गया भाई ठीक है, अब एक नया मिलिटेंट ग्रुप रोल प्ले में आ गया। नाम था उसका क्या? हिजबुल्लाह। खैर,
सो उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने विड्रॉ कर लिया, जो सिक्योरिटी जोन था 1985 में, उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमने करा तो हम भी करेंगे। हाँ ठीक है श्रवण, एक मिनट देना, मैं अभी बता देता हूँ उसके बारे में। दीक्षा बेटा क्या हुआ, इसराइल ने ना एक सिक्योरिटी जोन, ठीक है ये देखो लिख रहा है ना, सिक्योरिटी जोन इन 1980 से ना विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ खुद को कर लिया कि मतलब क्या, विड्रॉल मतलब एक जगह थी बेसिकली। ठीक है, और वही बेसिकली क्या हुआ, वहां से जो विड्रॉ करा तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है और बढ़ता गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो जुलाई वॉर ऑफ 2016 स्पार्क्ड बाय हिजबुल्लाह's कैप्चर ऑफ 2 इजरायली सोल्जर। 2 इजरायली सोल्जर इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, एंड 34 दिन का पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक, खैर खैर वापस आई गेस ये कैजुअलिटी हो ही गई थी, काफी हद तक कैजुअलिटी हुई थी। ठीक है, सो दिस 34 डे कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड सिग्निफिकेंट कैजुअलिटी एंड हाइलाइटेड हिजबुल्लाह's मिलिट्री स्ट्रेंथ। यू नो, पकड़ने के बावजूद भी मार दिए गए थे खैर वो, और उनके बाद 34 दिन ये पूरी वो बैटल चढ़ी थी। ओके, 2010 के बाद और प्रेजेंट का एक सिचुएशन देख लेते हैं क्या हाल है। सो सीरियन वॉर हुई थी 2012 में, हिजबुल्लाह सपोर्टेड द असाद रिजाइम। ठीक है, असद रिजाइम को सपोर्ट, असद बेटा आपको पता है उस सीरिया का अभी करंटली कौन है, कोई बताएगा एनीवन, कौन है असद, एनीवन? वेरी गुड, असद अल बशर कौन है, प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर मान लो, प्रेसिडेंट मान लो, कुछ भी मान लो, सीरिया का है मतलब वो। ठीक है, सो उसका बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने बेसिकली क्या कि चलो ठीक है, अब सीरिया के ऊपर सपोर्ट करा हिजबुल्लाह ने, और बाय द वे सीरिया के ऊपर जो हाथ है वो ईरान का है, याद रखना। ठीक है बेटा, सीरिया के ऊपर जो हाथ है ना वो ईरान का, थोड़ा रशिया का भी हाथ है, दोनों याद रखना बेटा, रशिया का हाथ है। ठीक है, उसके बाद गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2023 में तो हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट कैंपेन शुरू कर दिया अपना, और 2024 में तो आपको पता है कि पेजर अटैक जो हुआ, अटैक्स ऑन इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रेज द लाइवलीहुड रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हिजबुल्लाह क्या है एक बार देख लेते हैं। सो हिजबुल्लाह का मतलब है और द पार्टी ऑफ गॉड, शिया मिलिशिया ग्रुप है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी लेबनान में है, ओरिजिन 1982 में हुआ था, देख लो बेटा एक बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देख लो इसको बेटा। ठीक है, 1982 में ओरिजिन हुआ था। ठीक है, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ लेबनान इंस्पायर्ड बाय द ईरान इन 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। सो अभी तक ये कई बार कई कई बड़े बड़े अटैक कर चुकी हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस किस के लिए, यूएस, इसराइल एंड कई सारे जो यूएस के आप कह सकते हो कि जो अलाइज हैं, उन्होंने बेसिकली उसको टेररिस्ट बना रखा है, मतलब डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। ठीक है, क्लियर सभी को? इस तरफ देखो जरा सारे, ये देखो बेटा, आपको यमन दिख रहा है सभी को, जॉर्डन दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है सभी को, लेबनान दिख रहा है बेटा सबको। ये देखो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अब आएगा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको लेबनान दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, लेबनान, बेरूत लेबनान, इसराइल दिख रहा होगा, तेल अवीव जेरूसलम दिख रहा होगा। ठीक है, बगल में जॉर्डन है। ठीक है, सीरिया, ठीक है, एंड इजिप्ट। ठीक है बेटा, ये सारे देख लो जगह। सीरिया कैपिटल बाय द वे डमस्कस है, याद रखना बेटा। ठीक है, क्लियर, और जॉर्डन कैपिटल अमान है। इज इट क्लियर है, सुनो। अच्छा बाय द वे यमन की कैपिटल क्या है, कोई बताएगा? यमन की कैपिटल क्या है, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? वेरी गुड सना, वेरी गुड, वंडरफुल बेटा, वेरी गुड जिया। सना इज द कैपिटल ऑफ यमन। ओके, चलो अब एक बार थोड़ा बैक कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं अब इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारी एक पंचशील पॉलिसी है, बता देता हूँ इंडिया क्या सोचता है कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। हम बात करते हैं किसकी, जो इंटरनेशनल रिलेशन हमारा कैसे बेस्ड होना चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात करते हैं, सोवर्निटी की, यानी हम ना किसी के बेसिक सोवर्निटी हर्ट करेंगे, ना कोई हमारी हर्ट करे। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, साथ में मिलकर रहने वाली बात करते हैं। नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स इंटरनल अफेयर, हम किसी के इंटरनल अफेयर में नहीं घुसेंगे, ना कोई हमारे में घुसे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बेटा इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं हम लोग, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। और अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम वही बात करते हैं कि भाई सबका जो है स्ट्रेटेजिक, हमारा सिंपल सा नहीं है भाई, हम जो है ना अपनी जो है, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और हमें किसी को और चाहिए नहीं, क्लियर। और जो स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट जगह है, लोकेशन है, उसको हम जो कंट्री है उनको एंगेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वसुधैव कुटुंबकम, पता ही होगा, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, खैर देखते हैं। उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन, आई के गुजराल बेटा हमारे यहाँ पे ना 12th प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1997 से लेके 1998 में। उन्होंने बेसिकली ये गुजरात डॉक्ट्रिन दिया था, एक बार पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बेस्ड था बेसिकली बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेसिप्रोसिटी, मतलब क्या, बदले में कुछ हमें चाहिए नहीं, बस हम कर रहे हैं उनके लिए क्योंकि हम बड़े हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, सो सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट ट्रीटी अभी डिस्कस करें। खैर, आगे जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट है आज का वो है आपका हूथी मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। हूथीज का नाम सुना है सबने?
ओके श्रवण, हुतीस का नाम सुना? हुतीस का सबने नाम सुना बेटा? ओके, कभी बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा। ओके, बता रहा हूँ, पहले बताओ जिसने नहीं सुना है। नहीं सुना है, ठीक है। बेटा हुतीज भी एक मिलिशिया ग्रुप है या मिलिटेंट ग्रुप कह लो, ठीक है। एंड दे आर वेरी फेमस फॉर देयर ड्रोन अटैक एंड देयर मिसाइल अटैक, ठीक है। खासकर ये यमन का एक ग्रुप है और रेड सी के ऊपर इनका पूरा कैप्चर रहता है। रेड सी में कहीं ना कहीं इनका एक दबदबा है, इनका एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है कि आती रहती है कि कोई ना कोई इन्होंने कोई भी शिप है, ये उसको बेसिकली हाईजैक करने में बहुत एक्सपर्टीज है इनकी। आए दिन कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ सुना होगा कि इंडियन इंडियन नेवी के ऑपरेशंस में इन्होंने बचाया। आपने सुना होगा कुछ समय पहले बहुत न्यूज़ में आया हुआ था, ठीक है। सो हुतीज जो है बेटा एक मिलिशिया ग्रुप है और ये बेसिकली अपने आप को पार्टीशंस ऑफ गॉड यानी हुतीज का मतलब यही अंसार अल्लाह यानी पार्टीशन ऑफ गॉड कहते हैं, ठीक है। ये जैदी शिया माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी यमन में है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा अलग है ईरान से। ईरान की जो शिया है थोड़ा सा अलग है, ठीक है बेटा। क्लियर, याद रखना, ठीक है बेटा। फाउंडेशन कैसे हुआ बेटा? 1919 में फाउंडेशन हुआ था, लीडर थे हुसैन बद्रुल अल हूती, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है, ठीक है। याद रखना बेटा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती, ठीक है। एज अ रेबलिस्ट एंड मूवमेंट थे इसी जैदी जैदी जो शिया ग्रुप है, इसलिए उस जो माइनॉरिटी ग्रुप है यमन के अंदर ये भी, क्योंकि आपको पता है यमन में ना बेटा, यमन भी एक किस्म का देखो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसमें भी शिया सुन्नी का एक कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर भी है, ठीक है। तो थोड़े से कहीं ना कहीं मेजोरिटी में जो सुन्नी है थोड़े मेजोरिटी में, और शिया जो है थोड़े माइनॉरिटी में, उसमें भी एक ग्रुप है जो माइनॉरिटी में। क्लियर, ये स्तन में बदरुद्दीन अलूती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सो इनिशियली क्या हुआ था बेटा, हुतीस ने अपोज करा था प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल सलाम। इन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि क्या हुआ था कि यूएस और सऊदी अरेबिया के साथ जो बेसिकली कई सारे चार्जेस लगे थे इनके ऊपर कि इन्होंने करप्शन करा है, क्योंकि इन्होंने कहा था सऊदी अरेबिया से और यूएस से आपने पैसा खाया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे यूएस और सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस करे, खासकर क्यों जहां पे आपका क्या इन्फ्लुएंस हो, जहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा शिया मिलिशिया शिया ग्रुप्स हो, ठीक है। क्लियर, क्योंकि सऊदी अरेबिया की और ईरान की बिल्कुल बनती नहीं, उनका ऐसे 36 का आंकड़ा है, पता है ना आपको बेटा। सऊदी अरेबिया आर दी which Muslims, that is Sunni Muslims, and Iran are the Shia Muslims, right? So next is rebellion during 2000, they launched several uprising against the Saleh regime. ये हुतीज ग्रुप ने अपने ही जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बेसिकली क्या करा, एक अटैक करना शुरू कर दिया, यानी इंटरनली इनके बेसिकली एक इंटरनल वॉर शुरू हो गई, जिसे हम सिविल वॉर कह सकते हैं, ठीक है। और यमन का भी लार्ज पार्ट ये लोग कंट्रोल करते हैं करंटली, विद कैपिटल सना, सना भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बेटा? ओके। सो डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल कैपेबिलिटी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बेटा यमन जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ ड्यूरिंग द रिसीव द, बेटा देखो ध्यान से समझो इस चीज को। यमन दो हिस्सों में बटा हुआ था, उस वक्त की ही बात है, तब से बेसिकली इन्होंने एक कहते हैं ना मिसाइल के अंदर अपनी कोल्ड वॉर टाइम से मिसाइल के अंदर जो अपनी कैपेबिलिटी थी वो बढ़ाते गए ये लोग, और आज के टाइम पे आपको बताया कि दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन ड्रोन एंड मिसाइल्स, ठीक है। ओके, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको वैसे भेज दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, इतना है नहीं, बस ये ना बाब अल मंदेब लिख देता हूँ, ये जो है ना बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है, क्रिटिकल पॉइंट है, चोक पॉइंट है, जो कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड को ग्लोबल ट्रेड को रोकता है। और यहाँ पे बेसिकली यहीं पे बार बार वो अटैक कर रहे हैं, किससे अटैक कर रहे हैं, कभी ड्रोन का यूज कर रहे हैं, कभी मिसाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्लियर सभी को? और इसमें कहीं ना कहीं ये लोग अब साथ आ गए हैं, किसी आगे ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा जब दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं तीसरा ग्रुप भी साथ आएगा ही आएगा, और अगेंस्ट द इजराइल ये लोग आ चुके हैं। इज इट क्लियर सभी को? बेटा कुछ पूछना है इसमें से किसी को, कुछ भी, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। एक बार ये कंट्रीज के बारे में देखा है, मैं एक बार ना आपको व्हाट आर द वांट्स ऑफ इजराइल इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसराइल बेसिकली बेटा कुछ नहीं चाहता, इसराइल जस्ट वांट पीस, पीस ऐसे कि उसको बस वहां रहने दो, ठीक है, उसका जो एरिया है उसे दे दो, ठीक है। आप जो है एक चीज और समझो कि यूएस जो है ना, यूएस का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है इसराइल के ऊपर, तो यूएस का भी बात कहीं ना कहीं यूएस की बात जो है ना इसराइल को माननी पड़ती है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि जब 2015 में जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, 2015 से लेकर 2010 से के बाद से, जब से ईरान ने बेसिकली अपना न्यूक्लियर पावर शुरू करा है, अपना प्रोजेक्ट जो शुरू करा है न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेके, उसमें बेसिकली इसराइल का काफी बड़ा एक रोल रहा है, ठीक है।
क्लियर। सो कहीं ना कहीं इसराइल जो है ना वही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इट्स लाइक अ पपेट। अभी थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा फ्री हैंड मिलेगा किसको, आई मीन नेतन्याहू को थोड़ा फ्री हैंड मिलेगा, देखते हैं क्या होगा। बट फिलहाल उसको यही चाहिए, उसको पूरी उसको एक एरिया चाहिए अपना, कि भाई हमारा जितना एरिया हमें वापस दे दो। ठीक है बेटा, जो हिस्टोरिकली उसका रहा है। ओके, सो आर्यवीर पंचशील बेटा दोबारा समझा देता हूं मैं। पंचशील इज वेरी सिंपल बेटा, हमारे ना 5 पर्सपेक्टिव हैं हमारे जियो पॉलिटिक्स को लेके। ठीक है, हम बेसिकली चाहते हैं कि जो हमारा हम सबके साथ मिलके रहेंगे। ठीक है, पहली चीज कोएग्जिस्ट करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग जो है कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, सबकी सोवरेनिटी को सम्मान करेंगे, साथ में रह के चलेंगे सबको। ठीक है बेटा, क्लियर। ये बेसिकली हम चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं भाई कि साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहे हमारी सोवरेनिटी का, और हम किसी के बेसिकली क्या इंटरनल अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या हम इन्फ्लुएंस नहीं करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बेटा, पंचिल इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इट्स नॉट अ स्कीम बेटा। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मैं एक बार ग्रुप में एक पीडीएफ भेज देता हूँ। एक बार प्लीज मुझे अपने अपने ग्रुप बता दो, कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे। ओके, एमएस द्वारका, ठीक है, भेज दूंगा अभी बेटा। ओके ठीक है, सीपी एमएस द्वारका, ठीक है, सीपी सीपी, ओके ठीक है। ओके स्नेहल, ठीक है, मैं अभी भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा, डन। पीतलपुरा, ठीक है बेटा, मैं अभी भिजवा दूंगा इस पीडीएफ को, मैं हाथों हाथ भेज देता हूँ, जस्ट अ सेक, और मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना, जस्ट अ सेक। और जिनको नहीं आई बेटा वो कल मिल जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिली उनको कल मिल जाएगी। अभी तो मैं फिलहाल उन ग्रुप्स में भेज रहा हूँ जिनमें मैं एडेड हूँ। ठीक है, चलो। और कुछ पूछना किसी को? एनीथिंग एल्स, लाइक यू हैव 5 मिनट्स, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क एनीथिंग, कोई डाउट है कुछ भी है, एनीथिंग कुछ भी उठा लो। ओके ओके, कुछ नहीं पूछना। ठीक है फिर, चलो गाइस, ओके फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एंड हाँ वो पता है मुझे, काव्य मुझे पता है उस चीज के बारे में। ठीक है, हाँ करनी है काव्य, वो करना है, करना है उसको। ठीक है बेटा, करना है, सभी को पीडीएफ आ चुकी होगी। ठीक है, आई होप सभी को पीडीएफ मिल गई है। ओके ठीक है, ओके गाइस, इशू हर्षित, ओके ठीक है, बांग्लादेश इशू बता देता हूँ मैं। ठीक है, रुद्र आपको पीडीएफ कल मिलेगी बेटा। ठीक है, आपको पीडीएफ कल मिल जाएगी, मैं उस आपके वाले ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ठीक है, आपको पीडीएफ में कल भिजवा दूंगा। वैसे बांग्लादेश इशू क्या था मैं तुम्हें समझा दूं थोड़ा सा। एक बांग्लादेश के बिल्कुल साउथ में, सदर्न में एक आइलैंड है, इसका नाम है कोको आइलैंड, मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेक, वेट। भव्य एक सेकंड बेटा, एक एक करके मैं डाउट ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है बेटा कोको आइलैंड, दिख रहा है सभी को? ये कोको आइलैंड, इज इट विजिबल? अब हुआ क्या कि यूएस को ना अपना एक नेवल बेस यहाँ सेटअप करना था। ठीक है, यूएस चाहता था यहाँ पे अपना एक नेवल बेस सेटअप करना। तो हुआ ये कि यूएस ने पहले तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसको बोला कि आप प्लीज हमें सेटअप करने दो। तो यूएस ने फिलहाल कोशिश की, लेकिन शेख हसीना ने कहीं ना कहीं मना करा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया के, अच्छा शेख हसीना इज लाइक इंडिया की भी बेसिकली क्या है वो, उस वक्त इंक्लाइंड थी इंडिया की तरफ। ठीक है, और हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे, तो हमारे तो ना ये आइलैंड इसलिए चाहते थे ताकि ये नजर रख सके बे ऑफ बंगाल में, इंडिया के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, चाइना के ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर। सो हुआ ये कि जब उनको बेसिकली ये आइलैंड नहीं मिला तो उन्होंने एक दूसरा रूट अपनाया। वो था कि यू नो, जितने भी आपको पता होगा, थोड़ा सा कुछ दिन पहले एक इनके यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे रिजर्वेशन को लेकर, अगर आपको याद होगा। उस रिजर्वेशन प्रोटेस्ट में क्या हुआ बेटा कि 1971 के जो वेटरन्स थे उनके रिश्तेदारों को रिजर्वेशन मिलना था। तो इसका विरोध जो है वहां के स्टूडेंट करने लगे, और
विरोध तो बहुत छोटा था लेकिन होते-होते ये एक ऐसा बदल गया ये जो कंप्लीट एक ना अपराइजिंग में बदल गया, ठीक है? और ऐसी अपराइजिंग हुई कि कहीं न कहीं शेख हसीना को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है? और करंटली वहाँ पे उन्होंने एक आपको अगर पता होगा करंटली वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म हो रखी है। एंड हू इज़ द हेड ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट? एनीवन इन द क्लास? कोई बताएगा इस क्लास में? वेरी गुड, मोहम्मद यूनुस, ठीक है? वेरी गुड बिहान। एंड मोहम्मद यूनुस बेसिकली इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ द पपेट ऑफ यूएसए बाय द वे, ही इज़ उसको बेसिकली नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है फॉर द हिज बैंक व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ग्रामीण बैंक, बट पपेट ऑफ द यूएस कहा जाते हैं, ठीक है? खैर, तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है और फिलहाल वहाँ पे जनरल इलेक्शन कब होते हैं पता नहीं है कुछ, बट देखते हैं कब तक होता है। करंट सिचुएशन तो ये है, ठीक है? भव्य ने पूछा कि सर एलएसी एंड मैकमोहन लाइन में डिफरेंस बेटा मैकमोहन लाइन जो थी बेटा वो ऑफिशियल लाइन थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो कि ब्रिटिश इंडिया ने साइन कराई थी आई मीन हेनरी मैकमोहन सर हेनरी मैकमोहन थे उनके नाम पे लाइन रखी गई है जो कि चाइना कहीं ना कहीं मानता नहीं है वहीं एलएसी जो है 1961 में हम बैटल हार गए थे और उसमें जो लाइन ड्रॉ करी गई थी लद्दाख में ठीक है उस लाइन को हम एलएसी कहते हैं क्लियर है बेटा भव्य क्लियर सभी को ओके सबको क्लियर है बेटा कुछ पूछना है किसी को नहीं चलो ओके गाइस फिर बाय टेक केयर गुड नाइट भव्य इज अ पार्ट ऑफ नॉट द सेम हाँ पुष्कर एलएसी उत्तराखंड की इधर तक ही रहती है बेटा आगे अरुणाचल तक नहीं कहने अरुणाचल प्रदेश तक नहीं है अरुणाचल में हेनरी मतलब मैकमोहन लाइन काउंट होती है लेकिन चाइना नहीं मानता उसको ठीक है चलो ओके बाय गाइस टेक केयर गुड नाइट मजे करो कल मिलते हैं ठीक है कल या परसों जब भी क्लास होगी मिलते हैं ठीक है बाय 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 पुष्कर बाय बेटा हर्षित तन्मय बाय 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 श्रुतिका